हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, और उसके साथ हमने अंतर पढ़ा था कि इसमें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। ठीक है, जब हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो अर्ध अभिक्रिया सेल होता है विद्युत रासायनिक सेल में, उसको रिडॉक्स युग्म भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध अभिक्रिया सेल को अर्ध अभिक्रिया सेल को अर्ध अभिक्रिया सेल को रिडॉक्स युग्म क्यों कहा जाता है? ठीक है, अर्ध अभिक्रिया सेल को रिडॉक्स युग्म क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपका एक अर्ध अभिक्रिया सेल में एक तत्व की ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों अवस्था पाई जाती है, इसलिए उसको रिडॉक्स युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे किसी अर्ध अभिक्रिया सेल में एक ही तत्व की ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण अर्ध अभिक्रिया सेल को रिडॉक्स युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो आपने जब भी रिडॉक्स मतलब सेल पढ़ा है तो सेल में मैंने बताया था एक पात्र लेते हैं, उसमें दो पात्र लेते हैं, मतलब सेल में दो पात्र लेते हैं, अलग अलग विलयन भरे जाते हैं और अलग अलग धातु डुबोई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका धातु, यहां पर भी आपका धातु, ये आपकी लवण सेतु। ठीक है, तो अगर मैं अब इसकी बात करता हूं इसमें, तो ये आपका जिंक हो गया और इसमें Zn2+ आयन हो गया। ऐसे यहां पर क्या हो गया, Cu हो गया और यहां पर Cu2+ आयन। तो किसी भी अर्ध अभिक्रिया सेल में ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, एक ही तत्व की ऑक्सीकृत एवं अपचयित दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल या रिडॉक्स युग्म कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी अर्ध अभिक्रिया सेल को रिडॉक्स युग्म या रिडॉक्स कपल क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक ही तत्व की ऑक्सीकृत एवं अपचयित दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रिडॉक्स कपल कहा जाता है। अच्छा, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में एक अंतर और लिख सकते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के और अलग अलग पदार्थ के भी हो सकते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थ के लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे विभवांतर ज्यादा रहे। एक ही पदार्थ रहेंगे तो साधन अलग होंगे, तभी विभवांतर मिलेगा, वो भी बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल में सामान्यतः क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थ के होते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड एक पदार्थ के भी हो सकते हैं, अलग अलग पदार्थ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अर्ध अभिक्रिया सेल को रिडॉक्स युग्म क्यों कहते हैं, ये समझ में आ गया? बिल्कुल, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीकृत एवं अपचयित दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं एक ही तत्व की, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स युग्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसके, विद्युत रासायनिक सेल के निरूपण की। ठीक है, अगली हेडिंग अपन बात करते हैं विद्युत
रासायनिक सेल का निरूपण, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, ठीक, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दो डबल लाइन खींचते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये किसको बताती है, सॉल्ट ब्रिज को बताती है, किसको बताती है, सॉल्ट ब्रिज को बताती है, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एनोड, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड, जहां पर आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो डबल लाइन क्या शो कर रही है, आपका सॉल्ट ब्रिज। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है, एनोड, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, और राइट हैंड साइड क्या लिखना है, कैथोड, जिस पर रिडक्शन होगा, ठीक है। जनरली अपन ने जो सिंपल सेल लिया है वो कौन सा लिया है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में एनोड कौन था, जिंक, और कैथोड क्या था, कॉपर, ठीक है। अब एनोड में भी क्या करते हैं, उसमें आप एक सिंगल लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो उसकी दोनों फेस को, मैंने बताया था कि रिडॉक्स कपल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों फेस को सेपरेट करने वाली एक सिंपल लाइन होती है, यहां पर भी दोनों फेस को सेपरेट करने वाली सिंपल लाइन होती है, ठीक है। इसमें इस तरह रिड्यूस फॉर्म लिखते हैं तो आपका Zn लिख देता हूं, इस तरफ क्या लिखते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखते हैं तो Zn2+ लिख देता हूं, ठीक है। और ब्रैकेट में इसका कंसंट्रेशन, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसमें इधर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज फेज लिखेंगे तो Cu2+ लिख देता हूं, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, और यहां पर रिड्यूस फॉर्म लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये बता रहा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बता रहा रिडक्शन हो रहा है, बीच में क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो जाता है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हो जाता है, क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में क्या करते हैं, बीच में दो डबल लाइन खींचते हैं, वो क्या बताते हैं, सॉल्ट ब्रिज को बताते हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड एनोड लिखते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं, जिस पर रिडक्शन होता है। एनोड में आपका रिड्यूस फॉर्म पहले लिखी जाती है, फिर एक स्लैश के बाद या कॉमा के बाद ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखी जाती है, और ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखा जाता है। अगर ये भी आयनाइज फॉर्म होगी तो इसका भी कंसंट्रेशन लिखा जाएगा, और ये भी आयनाइज फॉर्म होगी तो इसका कंसंट्रेशन लिखा जाएगा। अगर कोई एलिमेंट गैसियस फेज में पाया जाता है तो कंसंट्रेशन की जगह उसका क्या लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिखते हैं। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, क्या हो गया बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको दिख रहा है कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, ये आयन। तो किसी भी हाफ सेल में इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है और जो आयनिक सॉल्यूशन है उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रोड विभव, हिंदी की बात करें, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो किसी अर्ध अभिक्रिया, किसी अर्ध अभिक्रिया सेल में, किसी अर्ध अभिक्रिया सेल में धातु इलेक्ट्रोड एवं आयनिक विलयन के मध्य, आयनिक विलयन के मध्य, विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न
हो जाता है, हो जाता है। इसी विभवांतर को, इसी विभवांतर को, इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड, इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में कोई सा भी एक इलेक्ट्रोड ले लो, तो धात्विक इलेक्ट्रोड और उसके आयनिक विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको मापन के लिए हम क्या करते हैं, एक मानक इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। तो वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा आता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। यदि किसी अर्ध अभिक्रिया सेल में, अर्ध अभिक्रिया सेल में अपचयन होता है, अपचयन होता है, तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे EM N+/M से या EM N+M से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो आपका अगर किसी इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ये इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, EMN+, मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अवस्था है, ये अपचयित अवस्था है, तो यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये जो विभव होगा इसको क्या बोलेंगे, आपका अपचयन विभव बोलेंगे। या ये इस तरह से जो लिखा जाएगा, जब भी सवाल दिया जाएगा ऐसा लिखा है
ऑक्सीकरण अवस्था फिर अपचयित अवस्था। तो ये जो विभव दिया है वो कौन सा विभव दिया है आपको? अपचयन विभव दिया है। या ये जो विभव दिया है वो कौन सा दिया? अपचयन विभव दिया गया है। ठीक है, अब मानक, इसी की अगली हेडिंग आती है मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव किसी इलेक्ट्रोड का मानक स्थिति अर्थात एक वायुमंडलीय दाब 298 केल्विन ताप एवं 1 मोलर सांद्रण पर इलेक्ट्रोड विभव को सांद्रण पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव कहा जाता है। ठीक है, तो मानक अपचयन विभव अगर निकालना है तो आपकी जो स्थितियां है वो भी मानक होनी चाहिए। स्थितियां मानक होनी चाहिए अर्थात आपका क्या होना चाहिए? वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए? 1, तापमान कितना होना चाहिए? 298 केल्विन, और उस विलयन का मोलर सांद्रण कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। तो उस स्थिति में जो भी उसका इलेक्ट्रोड विभव आता है उसे उसका क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये फिक्स हो जाता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसे E0 mn प्लस ऑब्लिक m, 0 मतलब मानक, ठीक है, ऊपर 0 लगा दिया मानक, या E0 mn प्लस कॉमा m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका अपचयन विभव। ठीक है, क्या हो गया बेटा? अपचयन विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण विभव की। किसकी? ऑक्सीकरण विभव की। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर या अर्ध अभिक्रिया सेल में ऑक्सीकरण होता है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे EM/Mn प्लस
तथा Em, Mn+। तो यहां पर ये क्लियर समझ में आ रहा है कि आपका आवेश बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तो इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ऊपर की ये चीजें हटा देते हैं। अगली हेडिंग आती है मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड की मानक स्थिति अर्थात एक वायुमंडलीय दाब 298 केल्विन ताप एवं 1 मोलर सांद्रण पर इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण विभव को उस इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे E0M/Mn+ तथा E0M, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपन ने अभी क्या डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, और आपका वो कितने प्रकार का होता है, फिर मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज और याद रखेंगे, कोई इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह ही वर्क कर सकता है, वो कैथोड की तरह ही वर्क कर सकता है, मतलब उस पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है और उस पे अपचयन भी हो सकता है। वो निर्भर करता है कि सामने वाला इलेक्ट्रोड कैसा है। अगर सामने वाला इलेक्ट्रोड प्रबल ऑक्सीकारक है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा, और प्रबल अपचायक है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो वो एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है, कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है। तो अगर आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आप बता सकते हो, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बता सकते हो। मतलब ऑक्सीकरण विभव पता है तो अपचयन विभव बता सकते हो, और अपचयन विभव पता है तो ऑक्सीकरण विभव बता सकते हो। तो वो संबंध अपन लिख लेते हैं, किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण एवं अपचयन विभव में
संबंध, ठीक है, संबंध। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ई एम ऑब्लिक एम एन प्लस। तो ये कौन सा विभव हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव हो गया, बराबर माइनस ऑफ ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम हो जाता है, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण विभव दिया, अपचयन विभव निकाला तो माइनस का गुणा कर दो, और अपचयन विभव दिया, ऑक्सीकरण विभव दिया तो भी आप माइनस का गुणा कर देंगे। तो ये इनमें संबंध हो जाते हैं। जैसे C0Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu कितना होता है? 0.34। तो अगर आपसे पूछा जाए C0Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस कितना होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस 0.34। अगर आपसे बोला जाए कि E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn कितना है? माइनस का 0.76। तो E0 Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस से कैंसिल, 0.76 हो जाएगा। तो अगर आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता सकते हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमको ये जो वैल्यू है वो कैसे पता चले? तो ठीक है, कभी भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। उसको मेजर करने के लिए क्या होता है? हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? SHE या LHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है, एक स्टार करके पॉइंट लिखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः उसके मापन के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य लिया जाता है, ठीक है। अब वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सा होता है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगली हेडिंग आती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें एक पात्र में 1 मोलर H+ आयन वाला अम्ल, ब्रैकेट में HCl
लिया जाता है, लिया जाता है, जिसमें परख नली में प्लेटिनम तार की सहायता से प्लेटिनम की जाली डुबोई जाती है एवं उसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग कैथोड एवं एनोड दोनों की भांति किया जा सकता है। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक पात्र लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। ये पात्र ले लिया, इसमें क्या करते हैं, 1 मोलर HCl का विलेन डाल देते हैं। दूसरा भी अम्ल डाल सकते हो, लेकिन उसका सांद्रण 1 मोलर नहीं, उसमें H+ आयन का सांद्रण क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या रखते हैं, एक परख नली रखते हैं। ठीक है, उस परख नली में क्या करते हैं, प्लेटिनम के तार की सहायता से क्या करते हैं, प्लेटिनम की जाली को लटका दिया जाता है, जो इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है। और इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर, एक ATM पर, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जो बुलबुले के रूप में निकल जाती है। तो ये होता है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपका प्लेटिनम वायर हो गया। ठीक है, ये प्लेटिनम की जाली हो गई। ठीक है, यहां पर 1 मोलर HCl का विलयन हो गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस तो होगी। ठीक है, अब ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकती है, कैथोड की तरह भी कार्य कर सकती है। ठीक है, जब यह एनोड की भांति कार्य करती है, तो आपका इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, H2/H+ आयन। ठीक है, यहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा, यहां पर आपका 1 ATM हो जाएगा। ठीक है, ये गैस हो गई। ठीक है, ये PT पर आपका छोड़ा जाता है। अब होगा क्या, H2 लेंगे हाफ, ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, H+ आयन में, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, जब ये कैथोड की तरह वर्क करेगी, ये एनोड की तरह इस तरह से वर्क करेगी। हाँ, प्लेटिनम आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, जैसे प्लेटिनम यहां लिखने की वजह प्लेटिनम यहां पर भी लिख सकते हो, प्लेटिनम H2 उसका 1 ATM गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जब ये
जब यह कैथोड की भांति कार्य करती है, कैथोड की भांति कार्य करती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 मोलर हो गया, ठीक है। उसके बाद डंडा Pt H2 गैस कितना 1 atm हो जाएगा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन क्या होगी, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, हाफ H2 बना लेगा, ये रिएक्शन होगी। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, शून्य होता है, या इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, शून्य, चाहे वो कैथोड की भांति कार्य करे चाहे वो एनोड की भांति कार्य करे। तो ये हो गया आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसके, सेल के विद्युत वाहक बल की, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर की, और विद्युत रसायन श्रेणी की। विद्युत रसायन श्रेणी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूछा जाता है कि विद्युत रसायन श्रेणी क्या होती है, उसके अनुप्रयोग लिखिए। ये जो SHE करवाया है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में ये पूछा जाता है, तो इसको पढ़ लेंगे, पूरा SHE आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।